आज 2 अक्टूबर के दिन हम लोग गांधी और शास्त्री जयंती मनाते हैं। दोनों ये वीर जो हैं भारत के दो महान सपूत एक ही दिन पैदा हुए थे, आज 2 अक्टूबर के दिन। तो आज हमारे लिए बेटा एक अच्छा दिन है, एक अच्छा पल है। इसके साथ शुरुआत करेंगे क्लास की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आज 2 अक्टूबर यानी कि गांधी शास्त्री जयंती की। इन दोनों महान विभूतियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें जीवन में हमेशा बड़ों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इनका स्वतंत्रता संग्राम में रोल रहा है ना। तो ये काफ़ी महान पर्सनालिटीज़ हैं, इनके जीवन से काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिलता है और हमें इनसे सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने जीवन में भी इन्होंने जो किया है, इनके एक्टिविटीज़ को, मतलब इनकी सीखों को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। हेलो अनिल, अंबुज, निमिषा, विकास, अजीम, अमीशा, सोना, चैंपियन, आर्यवंत, दिशा। बेटा आवाज़ आ रही क्या? एक बार बता रहा, मैं शायद मोबाइल लाना भूल गया। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट बेटा। हाँ जी बेटा, आगे सभी लोग एक बार जरा लिंक अपने सभी दोस्तों का शेयर कर दो ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट कर पाए। मैं मोबाइल लाना भूल गया था, वो कमेंट देखता हूँ ना तुम लोग का, इसमें जल्दी से बेटा आ जाओ सभी लोग। लिंक अपने दोस्तों का शेयर कर दिया करो। और देखो ये जो क्लासेस है हमारी, ये डेली टाइम से ही अब चलेंगे, बिल्कुल लेट होना नहीं है आप सभी को, ठीक है। 6 से 7 बजे के बीच आपकी गौरव सर की क्लास चलती है एंड इसके बाद मैं तुरंत आ जाया करूंगा बेटा, बिल्कुल भी लेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाया करो ताकि हम लोग क्लासेस को तुरंत स्टार्ट कर पाए क्लास को। चलिए बेटा स्टार्ट करें आगे सभी लोग। हाँ जी बेटा, तो एक बार फिर से आप सभी को गांधी शास्त्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारी चल रही है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बेटा, आप सभी को पता है। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं कि ये डेली 7 बजे 7 PM इन द इवनिंग डेली मैं आता हूं आप सभी के सामने नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूं, जो कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और या फिर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि क्लास 6 के लेवल का है, जैसे RIMC का हो गया, RMS का हो गया, गुरुकुल हो गया, सिमुलतला हो गया, तो इन सभी एंट्रेंस के एग्जाम के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर यू ज्वाइन द सेशन एट 7 PM डेली बेटा। 7 बजे हमारी क्लास चलेगी, तो 7 बजे आपको जुड़ना है, जुड़ना नहीं भूलना है। डेली 7 बजे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल पे फोकस करके खास करके ये क्लासेस चलाई जा रही हैं। 7 बजे डेली आप सभी जुड़ जाया करो। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनको मैं बताऊं कि नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच चल रहा है, जो कि द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर चल रहा है, ऑनलाइन बैच चल रहा है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो, अगर आप अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हो नवोदय विद्यालय के लिए, तो इस बैच से जुड़ना ना भूलें बेटा। नवोदय विद्यालय के लिए नवोदय अल्फा बैच 4 और सैनिक स्कूल के लिए सैनिक अल्फा बैच 3, करंटली ये चल रहा है सैनिक अल्फा बैच 3। तो आप इसमें इनरोल करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अर्जुन बैच भी नवोदय के लिए है, मॉडल पेपर की सीरीज है और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट की सीरीज भी आपको द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर ही मिल जाएगी। तो इस सीरीज में इनरोल करके अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करो बेटा, बेहतर बनाओ अपने आप को और इस एग्जाम को क्रैक करने के लायक बनाओ। इस एग्जाम को क्रैक करो, आपको भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी कि हमारे स्टूडेंट्स इतनी संख्या में इस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं एंड दैट विल बी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। ये जो है हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं इन कोर्सेज के बारे में। चलिए स्टार्ट करें बेटा आज के इस क्लास को। तो जैसा कि मैं रोज करता हूं, आज भी स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले भाई स्टार्ट किया जाए कुछ स्नैपशॉट से, कुछ जो है स्क्रीनशॉट्स। जो पहला है किसका? अनुष्का ने सॉल्व किया है। आंसर आ रहा है 92 कल के होमवर्क का। अच्छा जी, एक व्यवसायी 72 वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार बनाता है कि 10% की छूट देने के बाद वह उसे 15% का लाभ भी होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन से, और ये है अंबुज द्वारा सॉल्व किया गया। कितना आ रहा है बेटा? अच्छा अंबुज ने ये पहले का ये DPP है, पार्ट 72 का है। ओके ठीक है, ये 73 का है, मैंने ये मतलब पहले का ले लिया, पहले का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। 92 आ रहा है वीर पांडे का। दैट्स गुड बेटा। अब जरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन। ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था बेटा। ये हमने आपको होमवर्क दिया था, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जरा देखो, कह रहा है कि एक व्यवसायी 72 वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार बनाता है कि 10% की छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ भी होता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? A businessman
makes the price of 72 articles in such a way that after giving a discount of 10% he also gets a profit of 15%. What is the marked price of the item? अब बेटा देखो इसमें प्रॉफिट 15% का मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी बेटा उसको 15% का प्रॉफिट मिल रहा है। यहां पे ना देखो क्या कहना चाह रहा है, बात समझो मेरी बेटा। कोई एक वस्तु है ना बेटा, कोई एक वस्तु है, कोई कुछ भी, मान लो घड़ी है, मोबाइल है, बोतल है, कुछ भी है, इस पे दुकानदार ने कुछ मूल्य लिखा, तो जो लिखा हुआ मूल्य होता है, जो गत्ते पे लिखा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है बेटा, तो मान लो कि इस पे 100 रुपया लिखा हुआ है, इस पे क्या लिखा है बेटा, 100 रुपया लिखा हुआ है। अब यहां चिंटू आया इसको खरीदने, ये क्या खरीदना चाहता है, इस मोबाइल को खरीदना चाहता है। दुकानदार ने बोला भाई 100 रुपए की है, ये मोबाइल जो है 100 रुपए का है, ये बोतल 100 रुपए का है। इसने कहा चिंटू का बड़ा महंगा दे रहे हो भाई, 100 रुपए में तो नहीं लेंगे, कुछ डिस्काउंट दो तब ले लेंगे। तो इसने कहा चलो भाई तुमको डिस्काउंट चाहिए, हम जो है डिस्काउंट दे देते हैं 10% का डिस्काउंट। तो चिंटू को 10% का क्या मिल गया बेटा, डिस्काउंट मिल गया। यानी 100 रुपए की चीज ये 90 में मामला तय हो गया, 90 में चिंटू को इसने बेच दिया 90 रुपए में। कह रहा है इसके बाद भी बेटा जब इसने 90 रुपए में बेचा तब भी इसको 15% का क्या हो रहा है, लाभ होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए बेटा। यानी देखो बात समझो, ये जो 90% है ना बेटा, बात समझना, ये जो 90% है, अगर 90% कह रहा हूं 90 रुपया है, इसमें बेचने पर भी इसको 15% का लाभ होता है। यानी हमेशा याद रखना बेटा कि क्रय मूल्य सीपी होता है 100%, ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है 15% का। यानी मैं कह सकता हूं उसने कितने में बेचा बेटा, एसपी क्या है, एसपी बराबर 90 रुपीज है, उसने बेचा है 90 में। देखो भले 100 लिखा था लेकिन बेचा है 90 में ना, बेचा है बेटा 90 में ना। एक काम करते हैं ना, ये पता है 90 में बेचने पर एक्चुअल में बेटा ये यहां ऐसा होगा बेटा 15% का लाभ। मान लो, एक मिनट रुक जाओ, ये कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है बेटा। मान लो 72 गुणे 15/100 करें तो 20, 72 वस्तुओं का मूल्य 10% की छूट देने के बजाय 15% का लाभ भी होता है। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है, ये जो 72 है ना, यहां पे कुछ तो गड़बड़ है, यहां कुछ और होना चाहिए। 72 वस्तुओं से कुछ खास मतलब हमको है नहीं, है ना। 72 वस्तुओं का मूल्य तुमने 72 मान लिया है ना, यहीं पे गड़बड़ हुआ है बेटा। ये एक्चुअल में क्वेश्चन ही गलत है, रुक जाओ। एक्चुअल में यहां पे एक ऐसा होना चाहिए, 72 वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार बनाता है कि 10% की छूट देने की बजाय उसे 15% का लाभ भी होता है। 10% का छूट दिया फिर भी 15% का लाभ हुआ। 72 रुपए तो अंकित मूल्य पूछ रहा है। अगर क्रय मूल्य हम यहां बेटा देखो, दो चीजों में से एक चीज पता होना चाहिए, या तो विक्रय मूल्य पता होना चाहिए या तो क्रय मूल्य पता होना चाहिए बेटा। तो अगर 72 ये है तो मान के चलो क्रय मूल्य अगर 80 कर दिया जाए, 92, 15% का लाभ हो गया, 15 6 का 90। रुको बेटा, ये क्वेश्चन एक्चुअल में जानते हो क्या है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है। और ये क्वेश्चन क्या है, तुमने डाउट भेजा था तो मैंने डायरेक्ट ही इसको दे दिया था। इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है। गड़बड़ी इसलिए है, देखो मैं बता रहा हूं तुमको, क्योंकि 72 वस्तुओं का मूल्य कुछ भी हो सकता है ना बेटा। ये चाहे 72 वस्तुओं का मूल्य हो, चाहे एक वस्तु का मूल्य हो, ये कुछ भी हो सकता है। ये कह रहा है कि 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है। तो अगर हमको कोई एक फिक्स चीज नहीं पता है, जैसे कितने की है वो वस्तु, या फिर या तो क्रय मूल्य पता हो, या तो अंकित मूल्य पता हो, या तो विक्रय मूल्य पता हो, अगर कोई फिक्स चीज पता है तभी दूसरी चीज निकल सकती है, ठीक है। नहीं बेटा, अगर तुम 100 मान रहे हो प्रिंस, 100 मानने में जानते हो दिक्कत क्या है, कि तुमने ऑलरेडी विक्रय मूल्य को 100 मान लिया है, जबकि एक्चुअल में उसका प्राइस कुछ भी हो सकता है ना बेटा,
उसका प्राइस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सुधार करना बेटा, 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है वस्तु का। तो एक काम करो, मान लो अगर 80 रुपए का ये है, तो 80 में 10% का छूट दे दिया तो 72%, और 115% की अगर वैल्यू करूं तो 100/115 ना। इस क्वेश्चन को बेटा एक क्वेश्चन ऐसा लिखो, मेरे कहने पे एक क्वेश्चन इसी जैसा क्वेश्चन लिखो, लेकिन दूसरा लिखो। एक व्यक्ति, एक व्यापारी 60 रुपए की वस्तु को, तो 15×6 का 90 हो जाएगा, और छूट दिया अगर तो, रुक जाओ मैं क्वेश्चन थोड़ा सेट करता हूं बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन एक मैं सेट करता हूं, रुक जाना। मतलब इधर हाँ, ऐसा करो, एक व्यापारी 60 रुपए की, या रुपया ऐसा लिखते हैं, सबसे पहले रुपया लिखो बेटा, 60 रुपए की वस्तु, 60 रुपए की वस्तु का अंकित मूल्य, का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है, इस प्रकार लिखता है, लिखता है कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, लाभ होता है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करें, सिंपल बेटा। तो अंकित मूल्य ज्ञात करें, ये क्वेश्चन करो बेटा, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन सही है। अब बताओ बेटा, बफरिंग हो रही है? नहीं, इधर से तो सही है। वो पहला वाला क्वेश्चन गलत था बेटा, उसको छोड़ देना। सिद्धिका का आ रहा है 72, ओके, संजय का आ रहा है 92, ठीक है। देखते हैं बेटा, पहला वाला क्वेश्चन गलत था बेटा, उसको छोड़ देना, उसके चक्कर में मत रहो। वो क्वेश्चन में गलती कहां है पता है? कि वो 72 की जगह पे ना, ये 72 वस्तुओं की जगह पे कुछ और होना चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए कि 72 रुपए की वस्तु, या फिर 72 रुपए में बेची गई वस्तु, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए बेटा। 72 वस्तुओं का मूल्य, इसमें कुछ जम नहीं रहा है क्वेश्चन, क्योंकि 10% की छूट अगर वो देगा तो किस पे छूट देगा, पता तो होना चाहिए ना कि किस पे छूट देगा। तो कोई ना कोई, देखो परसेंटेज, अब ये थोड़ा हाई लेवल की बात करो, शायद तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन बात समझना कि परसेंटेज जो है एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। माने अगर उसके रिलेशन में कोई एक चीज फिक्स नहीं दिया हुआ है, जैसे या तो कॉस्ट प्राइस, या तो सेलिंग प्राइस, या तो अंकित मूल्य जो है ना, यानी कि मार्केट प्राइस, तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हो और किसी चीज की, ठीक है बेटा। जैसे कि मान लो सिंपल एक चीज समझो, मैं रुकना, अभी लिखना कम करना, मैं बता रहा हूं। सिंपल एक चीज समझो, अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि तुम्हारी उम्र मास्टर की उम्र की मान के चलो 50% है, तुम्हारी उम्र बेटा मास्टर की उम्र की 50% है, तो तुम मास्टर की उम्र बताओ, तो क्या बता सकते हो? बोलो, क्या बता सकते हो? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि किसी एक का उम्र देना चाहिए यहां पे दूसरे का पूछने के लिए, है ना। तो एक फिक्स वैल्यू जब दी रहेगी तभी दूसरी चीजें आप निकाल सकते हो। अगर कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं दी है बेटा, तब आप दूसरी चीजें नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। ईशान बोला सर स्टार ग्रुप का लिंक है। अरे यार, तुम अभी स्टार के चक्कर में पड़े हो हैं, बताओ इसका क्या है, बताओ। आपसे अंकित मूल्य पूछा है आशीष, बिल्कुल सही बेटा। अंबुज बिल्कुल सही, अंबुज बिल्कुल सही है। इंग्लिश में नहीं बेटा, जरा समझ लो, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि एक व्यापारी, पिछला वाला क्वेश्चन काट देना बेटा, ये होमवर्क वाले में से काट देना, ये बहुत बेकार क्वेश्चन है, गलत है। एक व्यापारी 60 रुपए की वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार लिखता है कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। बेटा 60 रुपए की वस्तु का अंकित मूल्य, तो कोई वस्तु उसने खरीदी है 60 रुपए की, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है वो 60 है, उसको 20% का लाभ हुआ बेटा, 20% का लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट हो गया कितना? 20% का प्रॉफिट हो गया। तो 20% का प्रॉफिट अगर हुआ, रुपए में निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा बताओ? अगर मैं इसको रुपए में निकालना चाहूं बेटा, तो 60 का 20%, 60 इंटू 20/100, 0 से 0 खत्म हो गया, 12 हो गया,
ठीक है, यानी 12 रुपए का उसको लाभ हुआ है बेटा। तो अगर 12 रुपए का लाभ हुआ है तो आप सभी जानते हो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी और प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कॉस्ट प्राइस है 60 रुपए का, प्रॉफिट है 12 रुपए का, तो 60 12 72, ये 72 बेटा सेलिंग प्राइस आया है। आपसे क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य, यानी कि आपसे पूछ रहा है मार्क्ड प्राइस। बेटा आपसे पूछ रहा है मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस कैसे निकालोगे? अब समझना, सेलिंग प्राइस उसकी पता चल गई बेटा कि उसने बेचा तो 72 में, है ना जी। ये बात पक्के से पता चल गई बेटा कि उसने बेचा कोई चीज 72 में। अच्छा, जब उसने 72 में बेचा बेटा तो उसका मार्केट प्राइस कितना रहा होगा? मान लो ये डब्बा है, इस डब्बे में उसने रखा है वॉच रखा है, घड़ी रखा है, अलार्म घड़ी इस डब्बे में मान लो उसने रखा है बेटा, है ना, ये अलार्म घड़ी रखा है उसने। इस डब्बे के ऊपर कितना लिखा है? जितना भी लिखा होगा उस पे वो 10% का डिस्काउंट देता है। कह रहा है कि 10% छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो गया। यानी जितना भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ बेटा, इस पे कुछ भी 100% लिखा होगा, बोलो 10% का डिस्काउंट दे दिया हमने, तो यानी कि 90% बचा, 90% बचा। यानी जो भी इसको खरीदने आया उसको उसने 90% में बेच दिया। जितना भी लिखा था बेटा उसका 90% लिया और बेच दिया। तो 90% की वैल्यू जितने में बेचा उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 72। देखो उसने बेचा कितने में? 90%, और एक्चुअल में पैसा कितना लिया? 72 लिया। तो 90% की वैल्यू 72 होगी, है ना। अब अगर 90% की वैल्यू 72 है बेटा तो ये क्या है? मार्क्ड प्राइस है, यानी कि अंकित मूल्य है। माने 100% की वैल्यू हमको निकालनी है बेटा। गुरुजी का जंतर लगाना जरा, क्या कहता है गुरुजी का जंतर? ये कहता है भाई कि अगर 90% की वैल्यू दी गई है, बोलो बेटा 90% की वैल्यू दी गई है 72, तो क्या तुम 100% की वैल्यू गुरुजी के जंतर के साथ निकाल सकते हो? 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बोलो, जो दिया गया है उसको नीचे रखो। 90% की वैल्यू दे रखी है बेटा, तो 90 को नीचे रखो। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 को ऊपर रखो। 90% की वैल्यू कितनी? 72 है, तो 72 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 72 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हमने 72 से मल्टीप्लाई किया बेटा, 0 से 0 गया, 9 8 72, यानी कि 8 × 10 80 रुपीज हो जाएगा। ये इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। समझे बात को? ये बेटा इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो 80 विल बी द आंसर। यस बेटा, अच्छा सवाल है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कर लोगे बेटा? क्या ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो कर लोगे? बताना। तमन्ना, कृष्णा, गोपाल, सुनील, संध्या, पीयूष, हाँ विनीत, भास्कर, बोलो बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए, आर यू इन द पोजीशन टू डू इट? बोलो जल्दी से, कर लोगे? चलो, मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन बेटा कर लोगे। और ठीक सवाल है, इसको लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कर सकते हो। पहला वाला जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था उसको काट देना बेटा, वो बेकार क्वेश्चन है, मतलब वो गलत क्वेश्चन था, तो उसको काट देना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा पढ़ो क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग 3124 है। यदि एक संख्या दूसरी की तिगुनी है तो इन दोनों संख्याओं के मध्य अंतर कितना है? The sum of two numbers is 3124. If one number is 3 times the other, what is the difference between two numbers? बताओ बेटा, दो नंबर्स हैं, 1 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, जल्दी से करने की कोशिश करो बेटा। 1 मिनट के अंदर अंदर, चलो फटाक से बेटा, 1 मिनट के अंदर अंदर इसको आप करने की कोशिश करोगे। जल्दी से करके दिखा दो मुन्ना, सभी लोग चलो यार करके दिखा दो बेटा। आसान सा सवाल है, कुछ बड़ी बात नहीं है इस सवाल में बेटा, बस थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, कर लोगे। जल्दी करो बेटा, बताना जरा, कर लोगे बेटा? देखो ना कितना आसान है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है, समीशन, दो संख्याएं हैं, दोनों को मिला करके 3124 है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। यानी बेटा अगर मैं एक संख्या को, चलो जाओ टाइमर हटाओ बेटा, अगर मैं एक संख्या को, पहली संख्या को अगर मैं x मान लेता हूं तो दूसरी संख्या यानी कि सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 3x हो जाएगा। क्यों 3x हो रहा है? क्योंकि जो दूसरी संख्या है वो पहली की 3 गुनी है। 3 टाइम्स लिखा हुआ है ना बेटा, देखो भाई ये लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3124 इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स। कह रहा है एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स?
तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्या करना है बेटा, निकालना है। दो संख्याओं का योग, यानी दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो मुझे मिलना चाहिए 3124। अच्छा, यानी एक तो हमारे पास x है, एक तो हमारे पास 3x है, तो x प्लस 3x मिला करके होना चाहिए 3124। सही बात है बेटा। x और 3x को जोड़ा तो 4x मिला करके हो गया 3124। ठीक है बेटा। 4 से अगर मैं काट दूं तो ये देखो 4 सते 28 और 3 12, 4 बटे 32, 4 एकन्ने 4, 781, ये x की वैल्यू आ गई। अब क्या हमसे बेटा x की वैल्यू पूछ रहा है, बताना जरा ना। बलराम बेटा थोड़ा गलती कर गए तुम, निमिषा बेटा थोड़ा गलत कर रही हो, थोड़ा। मैंने कहा ना कि जब x की वैल्यू आ जाती है तुम लोग पगला जाते हो बिल्कुल, कि भैया x की वैल्यू आ गई और इसी का तो हमें इंतजार था। बेटा इसका इंतजार नहीं था। जरा देखो कि किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। बेटा आपसे दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। अगर पूछता कि छोटा नंबर बताओ तब तो बेटा कहते कितना है, 781 है। अगर पूछता बड़ा नंबर बताओ तो 3x की वैल्यू यानी x की वैल्यू यहां रखते तो बड़ा नंबर निकल जाता, लेकिन डिफरेंस पूछ रहा है बेटा। तो जरा बताना बेटा, एक नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर हमारा 3x है, तो अंतर यानी कि डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो, यानी कि हमको 2x की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, बताना हमें बेटा 2x की वैल्यू चाहिए। अच्छा x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आ रखी है 781, तो बेटा 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 781, बोलो जरा, बोलो जय श्री राम की। 2 एकन्ने 2, 2 अठे 16, हासिल 1 और 2 सते 14, 1562। बोलो बाके बिहारी की जय। बोलो बेटा 1562 आ रहा है, सभी का आ रहा है। संध्या गोपाल यस बेटा, नहीं बिल्कुल सही। तो 1562 विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात समझ में आई बेटा। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स यार तुम कर देते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा है क्या, कोई कुछ भी दम है क्या इस क्वेश्चन में, बताना जरा। इस क्वेश्चन में कोई दम है क्या, बोलो। कोई दम नहीं है बेटा, बस थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो जाती है यार तुमने x की वैल्यू देखा, खुश नहीं होना बेटा x की वैल्यू देख करके। x की वैल्यू जैसे ही देखा तुम खुश हो जाते हो बहुत, और उसी को आंसर वो रहता है। देखो ऑप्शन में है ना, ये ऑप्शन में दे रखा है इसने 781, ऑप्शन में 781 दे रखा है बेटा, और ये जानबूझ करके देता है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप में, कैलकुलेशन के स्टेप में x की वैल्यू तो निकालोगे ही, और वो साइकोलॉजिकली हमारा माइंड ना वही काम करता है। ये देखता है 781 आ रहा है और x की वैल्यू 781 आ रहा है, तुरंत इस पर ठप्पा लगा और गलत हो गया। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है बेटा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में करें, चले, हो जाएगा, बोलो बेटा हो जाएगा, सभी से हो जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये करो, सिंपल परसेंटेज का सिंपल क्वेश्चन बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है परसेंटेज का। जरा करके दिखाओ सभी लोग, मैं टाइम आपको दे देता हूं बेटा। कह रहा है कि किसी संख्या का 25% और उसी संख्या के 10% का अंतर 9 है, तो वह संख्या क्या है। द डिफरेंस बिटवीन 25% ऑफ ए नंबर एंड 10% ऑफ द सेम नंबर इज 9, देन व्हाट इज दैट नंबर। शुद्धिका 60, यस ठीक है। शिवेंद्र 60, भास्कर जब तक सूरज चांद रहेगा डीडी सर का नाम रहेगा, और तब तक डीडी सर के बच्चे भी रहेंगे। क्या बोलती है पब्लिक बेटा, क्या बोलती है पब्लिक। आयुष, श्रेया 60 आ रहा है, सभी का 60 आ रहा है। हाँ जी, तेजस का भी ए आ रहा है, मीन्स 60। सोना का भी ए आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। विभा ओके, तो सभी का 60 आ रहा है बेटा। यार बड़ा जल्दी लगा लिया तुमने इसको तो बहुत जल्दी कर लिया बेटा। देखो कह रहा है किसी संख्या का 25% और उसी संख्या के 10% का अंतर कितना है, 9 है। तो सिंपल बात है बेटा, ना x मानो ना y। आपको क्या करना है, कोई संख्या है 25, किसी संख्या का 25% और -10%, यानी 25% और 10% का अंतर कितना है, 9 है। तो 25% माइनस 10% किया बेटा, इसका अंतर आ रहा है 9, यानी 25 माइनस 10 15% की वैल्यू जो है, जो बेटा 15% की वैल्यू है वो 9 है। आपसे क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात करो। बोलो बेटा, आपसे कह रहा है वह संख्या ज्ञात करो, तो कैन यू फाइंड द नंबर।
बोलना, कैन यू फाइंड द नंबर बेटा। तो कोई भी संख्या अपने आप में बेटा बोलना, क्या कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है? सही बात है। तो 15% की वैल्यू 9 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है आपको बेटा। कैसे निकालोगे बोलो? गुरुजी का जंतर लगाओ कि 100 ऊपर रखो, 15% की वैल्यू दे रखी है 9, तो 15 को नीचे रखो। 15% की वैल्यू 9 है, तो 9 इंटू 15। यहां से देखो बेटा, जो जा रहा है उसको जाने दो, जाने वाले को नहीं रोका करते। 3 3 के 9, 3 पंजे 15, 5 से काटा तो 20 पंजे 100, यानी बेटा ये आ रहा है हमारा 60 आंसर आ रहा है। उत्तर जो आ रहा है वो 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। समझ गए क्या बात? बोलो। यस, शिखा, अनुराग, विपिन, ठीक है, प्रिंस, आनंद, जो हमारा आंसर आ रहा है बेटा दैट वी रिक्वायर इज 60, ये 60 आ रहा है हमारा आंसर। समझ गए? चलो भाई, तो 60 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया यहां से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे फटाक फटाक चलते हैं, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है जी बेटा। अच्छा, इसको लेकिन अभी नहीं करेंगे, ऐसा एक आध क्वेश्चन ना, ऐसा एक आध क्वेश्चन होमवर्क में रखते हैं बेटा अपन, कल इसका डिस्कशन करेंगे। एक बार और देख लूं यार, क्वेश्चन में गड़बड़ी थोड़ी नहीं, क्योंकि कल के क्वेश्चन में यार ऐसे गड़बड़ निकल गया तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगा बेटा। इसको होमवर्क के तौर पे लिखो। क्या कह रहा है? 120 किमी की एक यात्रा में एक बस हर 12 किलोमीटर पर रुकती है और दूसरी बस हर 5 किलोमीटर पर रुकती है। तो प्रारंभिक और अंतिम पड़ाव को छोड़कर पूरी यात्रा में दोनों बसें एक साथ कितनी बार रुकती हैं? इन अ जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर, वन बस स्टॉप्स एवरी 12 किलोमीटर एंड द अदर बस स्टॉप्स एवरी 5 किलोमीटर, देन हाउ मेनी टाइम्स डू बोथ द बस स्टॉप टुगेदर इन द एंटायर जर्नी एक्सक्लूडिंग द इनिशियल एंड फाइनल स्टॉप? इनिशियल एंड फाइनल स्टॉप को नहीं गिनना है, कह रहा है एक्सक्लूडिंग द इनिशियल एंड फाइनल स्टॉप। बेटा ये होमवर्क के लिए रहेगा क्वेश्चन, जरा इस पे आ जाओ। अच्छा नहीं, ये वाला करो, ये अभी मैंने बेसिक ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया, पॉलीगन वाले में, इनफैक्ट पॉलीगन वाले में पढ़ाया मैंने इसको। 6 भुजाओं वाले बहुभुज के किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या है। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रॉन फ्रॉम एनी वन ऑफ इट्स वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन विद 6 साइड्स। बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? अंजलि का 2 आ रहा है, 2। अच्छा, पहले वाले का दे रहे हो बेटा आंसर। शिवेंद्र का 4 आ रहा है, 4 कौन सा? अच्छा इसका, ठीक है, देखते हैं। आयुष, हैप्पी गांधी जयंती आपको भी बेटा, हमने ऑलरेडी आप सभी को विश कर दिया है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, पढ़ो। बेटा सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो यार, ऐसे कम से कम 500 लोग भी वॉचिंग ना हो, लाइव वॉचिंग, तो क्या मतलब बताओ। और जरा सबसे पहले लाइक कर दो सभी लोग। देखो, 6 भुजाओं वाले बहुभुज के किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या। बेटा तो विकर्ण क्या होता है? सबसे पहले तुमको पता है बेटा विकर्ण क्या होता है? बताओ। डायगोनल पता है आपको? डायगोनल यानी कि विकर्ण क्या होता है? विकर्ण बेटा जैसे कि मान लो एक मैंने स्क्वायर या चतुर्भुज या रेक्टेंगल ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, तो इसको हम डायगोनल बोलेंगे, है कि नहीं बेटा? क्या ये भी डायगोनल है? हाँ जी, ये भी डायगोनल है। यानी डायगोनल ऐसी लाइन होती है जो लगातार कोनों को ना जोड़ती हो, यानी पड़ोसी वाले कोने को ना जोड़ती हो, वो किसी और कोने को जोड़ती हो। जैसे बेटा अगर मैंने पंचभुज बनाया तो इसमें कौन कौन से डायगोनल होंगे? देखो यहां से अगर मैं खींचना चाहूं तो भाई यहां से यहां को ना जोड़ती हो, तो एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया बेटा, ठीक है। अगर यहां से डायगोनल खींचना चाहूं तो एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया बेटा। अगर मैं यहां से डायगोनल खींचना चाहूं तो एक ऑलरेडी खींचा गया है, एक और खींच दिया मैंने। तो कितने टोटल डायगोनल बन रहे हैं? देखो 2 व्हाइट वाले, 2 येलो वाले और एक ये आसमानी वाला, ये फिरोजी कलर वाला हो गया बेटा। तो कितने टोटल डायगोनल बन रहे हैं इसमें? ये 5 भुजा है, 5 साइड है बेटा, तो 5 साइड में डायगोनल कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 बन रहे हैं टोटल। लेकिन है ये क्या है बेटा? ये टोटल है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे ये कह रहा है, देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और इसको मैंने करा रखा है बेटा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, लास्ट में बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम समझो कि
यहां कह रहा है कि एक शीर्ष से यानी कि किसी एक कॉर्नर से खींचे गए विकर्णों की संख्या, द नंबर ऑफ डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम एनी वन ऑफ इट वर्टिसेस, यानी सभी को मिलाकर के नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है कि किसी एक कॉर्नर से अगर मैं वर्टिसेस ड्रॉ करूं, अगर मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूं किसी एक कॉर्नर से, सभी कॉर्नर से नहीं, किसी एक कॉर्नर से बेटा, तो किसी एक कॉर्नर से अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कितने डायगोनल्स मुझको मिलेंगे, अगर वो 6 भुजाओं वाला पॉलीगन है, अगर वो हेक्सागन है। देखो इसमें 6 साइड्स है बेटा, है ना, इसमें 6 साइड्स हैं यानी कि 6 भुजाएं हैं। अगर मैं किसी एक साइड क्या बोलते हैं वर्टिस से, किसी एक वर्टिस से यानी कि बेटा किसी एक शीट से अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, यानी कि एक शीर्ष से, एक कॉर्नर से, एक वर्टिसेस से बेटा, एक वर्टिस से कितने डायगोनल बेटा, 3 डायगोनल ड्रॉ होंगे। बात समझ में आ रही है क्या, बताना। एक वर्टिस से मैं बात कर रहा हूं बेटा, किसी एक से, सभी से नहीं, यहां से ड्रॉ करोगे तो 3 और निकल के आ जाएंगे, तो इस तरह से डायगोनल की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन इसने कहा सिर्फ एक वर्टिस से ड्रॉ करने वाले कितने डायगोनल है बेटा, तो 1 2 3 है, यानी हमारा आंसर यहां पे तो 3 होगा। लेकिन मास्टर एक बात बताओ, क्या हर बारी हम गिनेंगे? मान लो हमसे ये कह दिया कि विद 9 साइड, हमसे कह दिया विद 9 साइड, तब भी हम गिनते बैठेंगे क्या? ना, हम इतने खलियार है ना एग्जाम के में, इतना टाइम है हमारे पास, ये तो हम गिनने बैठेंगे नहीं बेटा। अगर हमसे 9 वर्टिसेस कह दिया, 9 साइड कह दिया, तो कैसे गिनेंगे बताओ? पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। वैसे गिनना तो पॉसिबल है, बनाना पॉसिबल है, लेकिन अगर कहते 50 साइड है तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ फॉर्मूला है हमारे पास। हाँ, तो फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस का एक तो फॉर्मूला है, वो होता है n इंटू n माइनस 3/2। लेकिन ये टोटल वर्टिसेस, ये कुल यानी कि टोटल वर्टिसेस का फॉर्मूला है। एंड मैं आपसे कह दूं कि नंबर ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम वन कॉर्नर, अगर एक कॉर्नर की बात कर रहा है बेटा तो सिंपल है n-3, ठीक है। अगर एक कॉर्नर से बात कर रहा है, अगर एक कॉर्नर की बात कह रहा है बेटा, बिल्कुल शिवेंद्र सही बात है बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर एक कॉर्नर की बात कर रहा है ना तो n-3, अगर सारे डायगोनल्स की बात कर रहा है तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन अगर हमसे कह रहा है भाई एक कॉर्नर का बताओ, ज्यादा लफड़ा मत पालो, अगर सिर्फ एक कॉर्नर की बात कर रहा है तो n-3, सारे कॉर्नर की बात कर रहा है तो n इंटू n-3/2, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या फॉर्मूला लगेगा, 6 साइड्स है ना, तो 6 साइड की बात कर रहा है तो n बराबर 6 है बेटा, तो n-3 यानी कि ये हो जाएगा 6 - 3 तो बराबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो बोलो बांके बिहारी की जय। ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। तो अगर एक साइड से बात करें, एक कॉर्नर से बात करें, फ्रॉम वन कॉर्नर या फिर वन वर्टिस से बात करें बेटा, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो, द फॉर्मूला इज n-3। और अगर सारे वर्टिसेस का मिला करके करें तो हियर इज द फॉर्मूला n इंटू n-3/2। अब देखो जरा इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो बेटा, एक कॉर्नर से कितने खींचे जा रहे हैं, 1 2, सिर्फ 2 डायगोनल। मैं इसको फिर से बना देता हूं, देखो एक कॉर्नर से अगर मैं खींचने का प्रयत्न करता हूं बेटा, मैं खींचता हूं डायगोनल, तो कितने डायगोनल बनेंगे? जैसे इससे मैं खींचता हूं तो 1 2 है ना, तो n-3, n क्या है यहां पे, 1 2 3 4 5 है, तो 5 - 3 बराबर 2 आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं टोटल डायगोनल की बात करूं बेटा, अगर मैं टोटल डायगोनल की बात करूं तो बताना, फॉर्मूला बताया मैंने क्या, n इंटू n-3/2 फॉर्मूला बताया। n की वैल्यू रख दो बेटा, कितना रखना है, n बराबर 5 रखना है, तो यहां पे 5 3/2 कर देना, तो यानी कि 5 इंटू 5 में से 3 घटाया तो 2 हुआ बेटा /2, यानी कि 2 से 2 गया मास्टर, बचा 5। तो सारे डायगोनल्स मिला करके होंगे 5, जो कि मैंने गिन के बताया था आपको टोटल काउंट करने के लिए। जैसे देखो 2 ये हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, एक और बचा है, दूसरे कलर से बनाता हूं देखना, ये वाला एक 5 हो गया। तो टोटल 1 2 3 4 और 5 डायगोनल हो गए बेटा, है ना। तो जब भी टोटल डायगोनल की बात करें, कुल डायगोनल की संख्या, तो ये फॉर्मूला लगाना है। जब भी सिर्फ एक साइड से बात करें तो ये फॉर्मूला लगाना है बेटा। दोनों फॉर्मूले में अंतर समझ में आ रहा है तुम्हें? आशुतोष बिल्कुल, वैभव सिद्धि का 5 आ रहा है, बढ़िया बेटा।
बेटा दोनों फॉर्मूले में क्या आपको अंतर समझ में आ रहा है? बताना जरा, एक चीज बताओ, क्या दोनों फॉर्मूले में अंतर समझ पा रहे हो तुम अच्छे से? कि अगर टोटल डायगोनल की बात करें तो आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला, अगर एक डायगोनल की बात करें तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। चलो अब इसका लसा निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, फाइंड द रूट। ना ये रूट किसने कह दिया बेटा? फाइंड द एलसीएम, लसा कह रहा है ना। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 to the power -5, 4 to the power -7, 4 to the power -11 एंड 4 to the power -9 इधर दिया हुआ है बेटा। जरा फटाक से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे बेटा सभी लोग। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। ये हैप्पी बर्थडे किसका चल रहा है? किसका हैप्पी बर्थडे है भाई? और ताली वाली भी बजा रहे हो तुम लोग? हाँ निमिषा बेटा, क्या तालियां वालियां बजा रहे हो बेटा? किसका हैप्पी बर्थडे मना रहे हो तुम लोग? ईस्ट और वेस्ट, डीडी सर इज बेस्ट एंड यू आर ऑल्सो द बेस्ट स्टूडेंट बेटा। अर्पिता 4 और 5, क्या 4 to the power -5, ओके ठीक है। सिद्धिका का भी वही आ रहा है, गुड। सोमा का भी, आरती, निवेदिता, वीर, ठीक है, अभिजीत, आराध्या, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहां पे देखो कह रहा है कि लसा ज्ञात कीजिए, एलसीएम निकालना है। आपको पता है बेटा कि जब भी बेस समान हो, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, हर जगह 4 है। देखो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो हर जगह 4 है। तो बोलो बेटा जब भी बेस समान होना तब आपका लसा कैसे निकलता है? जो बड़ा पावर होता है वो एलसीएम हो जाता है बेटा। सिंपल, बड़ा पावर माने एलसीएम। तो इसमें बड़ा पावर कौन सा है ये बता दो मुझको। मैंने एक छोटा सा तुमको हिंट दे दिया बेटा कि जब भी बेस समान हो, मान लो कि बेस इक्वल है, बेस क्या है बेटा? इक्वल है। देखो कैसे इक्वल है भाई, कैसे बेस बराबर है? क्योंकि 4 to the power -5 है, 4 to the power -7 है, 4 to the power -9 है एंड 4 to the power -11 है। तो देखो बेटा बेस सभी जगह वही है, 4 यहां, 4 यहां, 4 यहां, तो बेस इक्वल है। यानी बड़ा पावर जो होगा बेटा, सिंपल बात है कि बड़ा पावर जो होगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो बड़ा पावर किसका है ये बताओ? ये -5 है, ये बड़ा है या ये -11 बड़ा है? दोनों में से क्या बड़ा है बेटा? -5 या -11? -5 बड़ा है। देखो माइनस का साइन है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये -5 बड़ा है। तो 4 to the -5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। द एलसीएम विल बी 4 to the -5, दिस विल बी द आंसर। यू गॉट इट बेटा? 4 to the power -5 आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा आप बढ़ते हैं फटाक से आगे, जल्दी से चल अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जरा देखो और बताओ कि क्या इसका आंसर हो सकता है। बोलो बेटा, 3 संख्याओं का योग 5, 5, 6, 2 है और संख्याएं बराबर या लगातार हैं। संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 5, 5, 6, 2 एंड द नंबर्स आर इक्वल और कॉन्जिक्यूटिव, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स। देखो 3 नंबर्स हैं बेटा, 3 नंबर्स दिए हुए हैं। चलो कि मैं एक बार टाइमर लगा देता हूं 1 मिनट का। ये रिंग में बंद कर देता हूं क्योंकि ये फिर ये जब बजता है ना तो मास्टर डर जाता है बहुत तेजी से बेटा, इसलिए इसको मैंने बजने से बंद कर दिया। कह रहा है 3 संख्याओं का योग 5, 5, 6, 2 है और संख्याएं बराबर या लगातार हैं। सभी लोग बेटा वीडियो को लाइक कर दो। क्या आ रहा है? 1854, ओके 5563, गुड, ठीक है 1854। लेट्स सी बेटा, देखो सुनो, आंसर बड़ा ही सिंपल है बेटा। 3 संख्याओं का योग दे रखा है, यानी मान लो कोई एक संख्या दे रखी है, ये और ये, या तो ये संख्याएं लगातार हैं, जैसे इस तरह की संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह की संख्याएं मतलब लगातार हैं, दोनों में कोई गैप नहीं है। जैसे मान लो कि 36 हो गया, 37 हो गया, 38 हो गया, मान लो 104 हो गया, 105 हो गया, 106 हो गया। तो या तो संख्याएं लगातार हैं, या तो ऐसा हो सकता है
दूसरा केस ये है कि या तो संख्याएं बराबर है बेटा, तो अगर बराबर होंगे तो मान लो बेटा जी कि एक संख्या x है, दूसरा भी x है, तीसरा भी x है, और तीनों का योग है 5562, यानी कि 3x, इन तीनों को जोड़ोगे तो 3x हो जाएगा 5562। तो जब एवरेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे बेटा? एवरेज बराबर समीशन अपॉन नंबर, तो तीनों का योग कितना आ रहा है? 5562 आ रहा है, 5562, और नंबर कितने हैं? 1 2 3 नंबर है, तो बटे 3। तो एवरेज कितना आना चाहिए? देखो 3 एकन्ने 3 और 3 बटे 24, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 1854। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, एवरेज ये हमारा आ गया है ना, 1854, 1854, 1854, ये हमारा आंसर आ गया। अब जरा देखो ऐसे क्वेश्चन, बड़े कमाल के क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहे हैं? 3 संख्याओं का योग इतना है और संख्याएं बराबर या लगातार है। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको क्या करना है? 3 संख्याओं का योग है ना, तो इसमें 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दे दो, ठीक है, 3 से भाग दे दो, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा बेटा। इसी पे एक और क्वेश्चन करो। जैसे देखो मैं ये कहता हूं कि 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग 39 है। 3, या तो ऐसे कहो बेटा, 3 लगातार संख्याओं का योग, लगातार संख्याओं का योग 60 है, 60 है, तो उनका औसत ज्ञात करें। बताना बेटा, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दो, कैसे लगेगा? तो उनका औसत ज्ञात करें। द सम ऑफ 3 consecutive numbers is 60. Find their एवरेज। उनका औसत ज्ञात करना है बेटा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब लगातार की संख्याएं हैं, है ना। कितना आएगा? बिल्कुल, वंदित 20, ठीक है, तान्या 20, बिल्कुल सही बात बेटा, तेजस यस 20। कैसे? डायरेक्टली हमको क्या करना है इसमें बेटा? 3 लगातार संख्या है, लेकिन ये होना चाहिए कि 3 लगातार लिखी हो तभी ये काम करेगा बेटा, ये ट्रिक। तो 60 में क्या करो? 60 में 3 से भाग दे दो बेटा, तो इज इक्वल टू 20 आंसर आ जाएगा। अब ये चीज काम कैसे कर रही है जरा समझो बेटा। लगातार की संख्याएं है ना, तो वो लगातार की संख्याएं कौन सी होंगी? वो संख्या है 19, 20 एंड 21। ये लगातार संख्या है बेटा। इसके अलावा लगातार ऐसी कोई भी संख्या नहीं हो सकती है जिनका योग 60 होता हो, जिनका समीशन 60 होता हो। देखो जोड़ो, 21 एंड 19 40 हो गया, 40 एंड 20 कितना हुआ? 60 हो गया। तो यही तीनों ऐसी लगातार की संख्या है जिनका समीशन क्या होगा? 60 होगा। और हमने आपको एक ट्रिक बताई थी बेटा कि कभी भी लगातार की संख्याएं होना, मतलब कोई भी गैप नहीं है इसमें। देखो 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, तो जो बीच वाली संख्या होती है यही हमारी एवरेज हो जाती है, ये संख्या, ठीक है। अच्छा, इस पे अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा तो इस पे एक और सवाल करो कि 19, ये लिखो 19, 20, ऐसा लिखो बेटा, फाइंड द एवरेज ऑफ 19, 20, 21, 22, 23। बोलो बेटा, इनका एवरेज फटाक से निकालो। मैं देखना चाहता हूं कितनी जल्दी तुम निकाल पाते हो इनका एवरेज। सीधा सीधा आपका आंसर आएगा बेटा। मैं देखता हूं पहले, सबसे पहले किसका जवाब आता है। सबसे पहला जवाब हिमांशु, बिल्कुल सही बेटा, हिमांशु। प्रियंका, सिद्धा, यस ठीक है, अनुराग बेटा बहुत बढ़िया। हिमांशु काबिले तारीफ, बहुत क्विक आंसर रहा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स टाइम, बहुत ही कम रहा बेटा। 21 इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या बोला बेटा? ये देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि ये लगातार संख्या है। 90 के बाद 20, 20 के बाद 21, 22, 23। तो ये संख्याएं कैसी हैं? ये नंबर्स कैसे हैं बेटा? ये लगातार संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, है कि नहीं? तो 21 जो हुआ ये बीच में आया ना, बोलो, तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा बेटा। सही बात है, सही बात है बेटा। अच्छा, ये एवरेज हो गया। चलो एक और चीज निकालो, ऐसे करो, इसका एवरेज निकालना बेटा। फाइंड द एवरेज ऑफ
98, 100, 102, 104, 106, इसका एवरेज निकालो बेटा, या और लिख लो 108, 110, इसका एवरेज जरा निकालना बेटा। इसका एवरेज कितना आएगा बोलो बेटा, फटाक से जल्दी बताओ, इसका एवरेज कितना आएगा? अनुराग बिल्कुल सही बेटा, यस बिजली बहुत सही। प्रमीला 102, ना ना बेटा 102 कैसे, 104, यस। संध्या बिल्कुल सही, अमन, अंबुज, प्रताप, राजवीर, इसका आंसर आएगा 104। लेकिन बेटा ये संख्याएं तो लगातार नहीं है, ये 99 किधर गया भाई, ये 101 किधर गया भाई, 107 किधर गया, और 109 किधर गया, ये लगातार तो नहीं है संख्याएं। फिर हमने कैसे बोला कि बीच वाला एवरेज हो जाएगा बोलो बेटा? देखो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, माने मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा आपसे कि जो इन संख्याओं के बीच का अंतर है वो बराबर है। जैसे देखो इन दोनों के बीच का ये 102 है, इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो अगर बेटा डिफरेंस सेम हो, अगर डिफरेंस सेम हो माने अंतर समान हो, तब भी हम क्या कहेंगे कि बीच वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी बेटा, एवरेज हो जाएगी, ये औसत हो जाएगा। बात समझ गया? तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन लगा था, ये वाला क्वेश्चन हमने इसी पे बेस्ड बनाया था, इसी पर आधारित, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट था, इससे कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें। ठीक, चलो ये जरा करो, जल्दी करो इसको, तुरंत करो करो बेटा इसको। क्या आंसर आ रहा है बताना मुझको। सोमा, नीलम 20 सेकेंड, ओके ठीक है। बिजली का बी आ रहा है, बी मतलब 20 सेकेंड, ठीक है बेटा। महेश 2012 है, ये तुम 2012 कहां से लेके आ रहे हो भाई महेश? आशुतोष, मानस, अल्फा बैच 3, ये टेस्ट में आया था सर ये वाला, अच्छा जी टेस्ट का याद है तुमको मानस? चलो भाई बेटा अगर याद है तब तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 400 मीटर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? टेक टू क्रॉस ए पोल, या यहां क्रॉस लिख लो बेटा, टू क्रॉस ए पोल, ठीक है। एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है और इस स्पीड से चल रही है बेटा। जरा समझो, जब भी कोई लंबाई किसी खंभे को पार कर रही है बेटा, तो खंभे की कोई लंबाई चौड़ाई लेंगे नहीं, बस जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस वही हमारा हो जाएगा। लेकिन जब यही रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जब यही रेलगाड़ी किसी एक अन्य रेलगाड़ी को पार करेगी, किसी स्टेडियम को पार करेगी, किसी फील्ड को पार करेगी, तो चूंकि उसकी अच्छी खासी लंबाई होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई और उस चीज की लंबाई, यानी कि आपका फील्ड हो सकता है, आपका खेत हो सकता है, स्टेडियम हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग बेटा, तो वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जुड़ेगा। और अगर एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ेगी। लेकिन खंभे का चक्कर क्या है ना बेटा, कि खंभे की लंबाई चौड़ाई नहीं मानते हैं। जैसे ये मान लो खंभा है, खड़ा है बेटा, तो इसकी और एक रेलगाड़ी इधर ऐसे जा रही है, चुक 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 करते बेटा, ये हमारी रेलगाड़ी है, ये इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये खंभे को क्रॉस करने में, ये खंभे को क्रॉस करेगी बेटा, तो जितना समय लेगी वो निकालने के लिए बस हमको रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए। हमको क्या चाहिए? बस रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए हमको बेटा, खंभे की कोई चौड़ाई ओड़ाई नहीं चाहिए। ये जो खंभे की लंबाई है उसको, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्रॉस करने में बेटा ये तो शट से तुरंत निकल जाएगी,
है ना, ये तो तुरंत निकल जाएगी बेटा, इसको क्रॉस करने में कौन सा टाइम लगेगा। तो इसकी चौड़ाई को कुछ भी नहीं मानते, जो लंबाई है वो रहने दो भाई। रेलगाड़ी की लंबाई है 400 मीटर बेटा, है ना, और रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है बोलना, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो टाइम कितना हो जाएगा बोलो बेटा, ये टाइम कितना लेगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 400 और स्पीड है अच्छा लेकिन एक चीज देखना बेटा, ये 400 मीटर में है, ये 72 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद करो बेटा, हमने बताया है आपको कि जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड से कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको 18/5 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्यों भाई, क्योंकि ये किलोमीटर है ना, किलोमीटर बड़ा है तो बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब 18 यानी बड़ा ऊपर रखेंगे, और बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको ध्यान में रखो। अगर बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, तो हम 18 को ऊपर रखेंगे। अगर छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी इस किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऊपर जो है आप क्या रख दोगे, ऊपर आप रख दोगे 5 रख दोगे, यानी कि छोटा ऊपर रखोगे, है ना। तो यहां क्या करना है, यहां आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, और अपॉन लेकिन बेटा ये जो स्पीड है वो मीटर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है ना, तो 72 इंटू 5/18, 18 चौके 72, 4 पंजे 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। तो यानी स्पीड हमको इधर 20 लिखना है बेटा, 2 से 2 गया मास्टर, 2 से काटा तो 20 आ गया, यानी कि द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 20 सेकेंड। बोलो बेटा आंसर कितना आ रहा है, 20 सेकेंड आ रहा है। ये वाला हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यू गॉट इट, ये हमारा आंसर हो गया बेटा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, 20 सेकेंड पक्का। हाँ प्रिंस ठीक है, आराध्या बिल्कुल सही बेटा, नहीं सही है, बढ़िया है। चलो तो आज यहीं तक रहने देते हैं क्लास को बेटा, यहीं समाप्त करते हैं सेशन को। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। होमवर्क नोट कर लिया होगा तुमने, होमवर्क की जरूरी है नोट कर लेना, ये वाला होमवर्क ये नोट कर लेना बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, कल डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने किसी बैच में एनरोल नहीं किया है तो मेक श्योर आप किसी न किसी बैच में एनरोल करें। नवोदय अल्फा बैच 4 है नवोदय विद्यालय के लिए, सैनिक अल्फा बैच 3 है सैनिक स्कूल के लिए, फिर ये अर्जुन बैच है रिकॉर्डेड बैच है जो कि नवोदय विद्यालय के लिए है, और ये हमारे मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट के सीरीज भी ऐप के अंदर मिल जाएंगे बेटा। तो ये सारी चीजें आप देखें, एनरोल करें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें बेटा, प्रैक्टिस जरूरी है। किसी भी जानकारी के लिए एडमिशन से रिलेटेड, बैचेस से रिलेटेड, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और यू कैन व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर 6260388361। चलो बेटा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे आपसे कल के इसी तरह के लाइव सेशन में। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।